हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब लोग। बेटा, आज मैं आपको एटम्स चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, वो भी ऐसे अंदाज में कि आप अगले 1 घंटे के अंदर 4 क्वेश्चन फिजिक्स के दो और केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन नीट में आप बहुत इजीली कवर कर सकते हैं अगले सिर्फ 60 मिनट को स्पेंड करके। और बेटा, आपको सारी बारीकियां आती होंगी और मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशंस आप चुटकियों में कर जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बोर्स के पॉस्टुलेट के बारे में बात करेंगे। बेटा, बोर ने क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और अर्ली क्वांटम कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके 3 पॉस्टुलेट्स उसने दिए थे। बेटा, पहला पॉस्टुलेट था कि एक इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, जिन ऑर्बिट्स के अंदर वो स्टेबल होते हैं और उनको हम स्टेशनरी स्टेट्स के नाम से जानते हैं। और बेटा, दूसरा पॉस्टुलेट था कि वही ऑर्बिट्स परमिसिबल हैं जिनके एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई के बराबर होंगे। तीसरा पॉस्टुलेट था बेटा कि ड्यू टू सम रीजन अगर एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो दोनों एनर्जी स्टेट्स का जो एनर्जी का डिफरेंस है उसके बराबर की एनर्जी लेकर फोटोन बाहर आएगा, सच दैट एच न्यू विल बी इक्वल टू ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। यहां पर ई इनिशियल लिया गया हायर एनर्जी स्टेट का और ई फाइनल लिया गया है लोअर एनर्जी स्टेट का। तो चलिए शुरू करते हैं हम बेटा एटम्स के मैजिक को डील करना। छोटे छोटे स्क्रैच करता जाऊंगा और मैजिक आपके सामने आता जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, एक इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड बेटा, तो आप सबों को पता है कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा होगा, विच इज गिवन बाय एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एंड दैट इज गिवन बाय द कूलम्बिक फोर्स, दैट इज के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन स्क्वायर। तो आई होप ये पहला फॉर्मूला आपका क्लियर है। अब बेटा एक काम करता हूं मैं यहां पे, ये जो आर एन स्क्वायर है इसका स्क्वायर काट देता हूं इससे, और ये जो आर एन बच गया इसको मैं भेज देता हूं इस तरफ। तो हमारे पास क्या बच गया, एम वी एन स्क्वायर आर एन। ऐसा करने पे हमारे पास क्या बचेगा, तो अगले स्टेप का मैजिक है। तो अगले स्टेप में क्या आया हमारे पास में, देखते हैं बेटा। एम वी एन आर एन, ये तो एंगुलर मोमेंटम होता है, इनटू वी एन, और हमारे पास में दूसरी तरफ क्या बच गया बेटा, के जेड ई स्क्वायर। बस। अब बेटा आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। तो अगला हमारे पास में स्टेप आ जाएगा बेटा, angular momentum ln is equal to mvn rn is equal to nh upon 2 pi। अब बेटा यहां पर सबसे पहला टेक अवे है कि एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, क्योंकि आपको z और n के साथ प्रोपोर्शनलिटी को हैंडल करना पड़ता है क्वेश्चंस में, तो इस तरह से इसको आप यूज कर सकते हैं। नाउ नाउ बेटा यहां पर मैंने स्टार लगाया हुआ है, और ये रेड वाले ब्लॉक में जिसको स्टार लगा करके मैंने बनाया है, सिर्फ थोड़े से फॉर्मूले अगर वो आपके टिप पर है तो आप मैजिक के साथ खेल सकते हैं इस चैप्टर को। कैसे, ये मैं भी थोड़ी देर में सिखाने वाला हूं। नेक्स्ट, तो बेटा ऐसा करने पे हमारे पास आ जाएगा बेटा, देखिए यहां पर एम वी एन आर एन की जगह पर मैंने एन एच अपॉन 2 पाई लिख दिया सेकेंड पॉस्टुलेट का इस्तेमाल करके। तो आई होप ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बेटा जब आप जाएंगे तो आपके पास में वी एन का फॉर्मूला आ जाएगा। वी एन का फॉर्मूला देखिए बेटा, ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच जेड अपॉन एन आ गया। बेटा कई बार आपको आर एन वी एन ई एन इन सब के प्रॉपर फॉर्मूले मांग लेते हैं, एंड दे आर वेरी लेंदी टू सॉल्व, और उसके डेरिवेशंस आप 4 5 6 स्टेप में लॉन्ग लॉन्ग एक्सप्रेशंस लिख करके सॉल्व करने जाएंगे तो वो मिनटों का खेल होगा बेटा। लेकिन मैं जो आपको बताने वाला हूं उससे आप इसी खेल को सेकंड्स में खेल जाएंगे बेटा।
तो आपको मैं सिर्फ वी एन एंगुलर मोमेंटम वाला, आई एम श्योर कि सबको ये फॉर्मूला याद है। मैं आपको सिर्फ ये एक फॉर्मूला याद करने बोल रहा हूं, सिर्फ 2 स्टार फॉर्मूले रखे हैं मैंने। पहला आपको आता है, दूसरा अभी के अभी आप इसको लर्न कर जाइए। e⁻²/2 ई जैसा लग रहा है एप्सिलॉन नॉट एच, है ना? e⁻²/2 एप्सिलॉन नॉट एच z/n। एंड बेटा इसको कैसे याद रखेंगे कि वी एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z/n? तो उसके लिए टिप है बेटा, वेरी फेवरेट जी न्यूज, VZN, वेरी फेवरेट जी न्यूज। याद हो गया बेटा आपको? वी एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z/n। और बेटा यहां पर जो मैंने ये वैल्यू लिखी है, e²/2 एप्सिलॉन नॉट एच की, इसका कैलकुलेशन दिया हुआ है मैंने आपको। ये डेटा भी याद होना चाहिए, एंट्रेंस में पूछा जाता है। 2.18 इंटू 10⁶ मीटर्स पर सेकेंड। वैसे तो 2.19 होता है बेटा, मगर अप्रोक्सीमेशन चलेगा। देखिए ना, 2.18 इंटू 10⁶ एंड 6 3 जा 18, तो याद करना थोड़ा सा सिमेट्री में आसान होगा। थोड़ी थोड़ी माइनर बदलाव करूंगा मैं, एंड दैट इज एक्सेप्टेबल। आप ऑप्शंस बड़े आराम से देख करके हैंडल कर पाएंगे। क्या हम आगे चल सकते हैं बेटा? बहुत बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। तो अगले मैजिकल पड़ाव के लिए रेडी है ना? अगला पड़ाव है बेटा, अगर मैं एम वी एन आर एन, सबको याद है वी एन की वैल्यू e⁻²/2 एप्सिलॉन नॉट एच, है ना, z/n, ये आपको याद है। तो बेटा वी एन की वैल्यू को पुट कीजिए और आर एन एक तरफ रख करके एम और वी एन को दूसरी तरफ भेज दीजिए। स्ट्रेट अवे आपका ये फॉर्मूला सिर्फ एक स्टेप में आ जाएगा, क्योंकि आपको वी एन का फॉर्मूला डायरेक्ट याद है। और देखिए आपके पास में ये रिजल्ट आ गया। और इस रिजल्ट को याद करने की जरूरत नहीं है, और इसलिए मैंने इसको रेड ब्लॉक में नहीं रखा है, सिर्फ एन और जेड के कोरिलेशंस को रखा है। तो ये आपके बाएं हाथ का खेल होगा। एग्जाम में एक स्टेप में आप इसको निकाल पाएंगे, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला चाहिए तो भी, क्योंकि आपको एम वी एन आर एन की वैल्यू NH/2π पता है और वी एन की वैल्यू याद है। तो सिर्फ एक स्टेप का खेल है आपके लिए, है ना? आगे चलते हैं बेटा, अगला स्टेप। बेटा आपको पता है कि चाहे हम ग्रेविटेशन में हम प्लैनेट सैटेलाइट की टोटल एनर्जी की बात करें, या एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, मैं उसके एनर्जी की बात करूं, सारे केसेस में टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर आता है ना? तो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी लेना है हाफ एम वी एन स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, और वी एन की वैल्यू आपकी चुटकी पर है, तो ई एन आपकी चुटकी पर है या नहीं? तो बस डायरेक्ट आप वी एन की वैल्यू को पुट कीजिए, तो आपके पास में ई एन की वैल्यू -12m, और वी एन का स्क्वायर रखना, और वी एन आपको याद है, अभी याद हो चुका है ना? और इसका ये रिजल्ट आपके पास में आ गया बेटा। और इसके बाद आप इसकी जो वैल्यू होती है बेटा, वो आपको याद होनी चाहिए बेटा। दिस इज कॉल्ड रिडबर्ग एनर्जी। इसको बोलते हैं बेटा रिडबर्ग एनर्जी। और जूल में ये वाली वैल्यू, और ईवी में ये वाली वैल्यू, ईवी वाली वैल्यू -13.6। बच्चे बच्चे को याद होता है, आपको भी याद होगा, लेकिन आपको जूल में इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। 2.18 इंटू 10⁻18 जूल। देखिए बेटा, वहां पर मैंने आपको क्या लर्न करवाया था? यहां पर आपको लर्न करवाया मैंने 2.18 इंटू 10⁶ एंड 6 3 जा 18, और यहां पर फिर से मैंने याद करवाया आपको 2.18 इंटू 10⁻, वहां 6 था, यहां -18 है। बेटा एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात कर रहे हो तो नेगेटिव में ही आएगा पावर बेटा, 10⁻−18 जूल। तो नेगेटिव साइन को याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है, और 6 के मल्टीपल में सारा खेल रहे हैं। मेरे ख्याल से डेटा आपके दिमाग में लॉक हो गया होगा, है ना बेटा? आगे चलें ना। एंड बेटा EN Z और N पर कैसे डिपेंड करता है, याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वेरी फेवरेट जी न्यूज। तो VN Z/N पर डिपेंड कर रहा है, तो EN Z/N के स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। चुटकियों का खेल है, नो नीड टू मग अप एनीथिंग, सिर्फ कॉमन सेंस। अगला स्टेप बेटा, अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है हाई एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में, तो आपका जो फॉर्मूला आता है बेटा,
वो आप ये लिखते हैं। और अब आपको ये वाली वैल्यू याद है और आपको पता है कि एच न्यू डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू को हम एच सी अपॉन लैम्डा लिखते हैं। तो बेटा यहां पर इस चीज के लिए मैंने ध्यान से देखिएगा इस केस को भी, मैंने यहां पर ns स्क्वायर माइनस nl स्क्वायर लिया है। ns स्टैंड्स फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ n एंड nl स्टैंड्स फॉर लार्जर वैल्यू ऑफ n। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमेशा पॉजिटिव होता है, एच पॉजिटिव है। तो अगर मैं ब्रैकेट में जो मैंने ये क्वांटिटी ली हुई है तो 1 अपॉन छोटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बड़ा स्क्वायर, तो ब्रैकेट वाला पार्ट पॉजिटिव होगा। तो मैं इस चीज की बिल्कुल चिंता नहीं कर रहा हूं कि मैं इनिशियल और फाइनल कहां पर रखूं। बड़ा और छोटे का चिंता सिर्फ मुझे करना है और वो कॉमन सेंस लगा करके हम कर सकते हैं एग्जाम में। अब बेटा जी ये जो मैंने यहां पर वैल्यू लिखा है इसमें साथ में अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हो तो जेड स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे, वरना हम जेड को 1 बना देंगे हाइड्रोजन के केस में। और ये वाली वैल्यू आपको याद है। और बेटा अगर हायर से लोअर में जंप करता है तो एनर्जी एमिट होगा, और अगर लोअर से हायर में जाता है तो एनर्जी को एब्सॉर्ब करके जाएगा। और ये आपको कॉमन सेंस से याद है ना बेटा? आगे चले हम। क्या आप अगले मैजिक के लिए तैयार हैं? देखिए वेव नंबर, बेटा आपको पता है 1 अपॉन लैम्डा होता है वेव नंबर, तो hc अपॉन लैम्डा एनर्जी का एक्सप्रेशन आया, वो आपके लिए अब एक स्टेप का खेल है। तो hc को दूसरी तरफ भेज देंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा वेव नंबर इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू जेड स्क्वायर और ये वाली वैल्यू। और बेटा ये जो यहां पर ये वैल्यू है ये एक रिडबर्ग कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो यहां पर मैंने पर मीटर और पर सेंटीमीटर दोनों फॉर्म में लिखा है। ये आपको याद होना चाहिए बेटा डेटा। इसमें मैजिकल क्या था अब भी आपके सामने आ रहा है। रेडी? मैजिक ये रहा बेटा। अगर मैं n स्मॉल की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूं और लार्जर की वैल्यू इनफाइनाइट ले लूं तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0 और ब्रैकेट वाला पार्ट क्या हो जाएगा 1। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा r, और इसीलिए लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन r। तो 1 अपॉन रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू को पुट करते ही आपके पास 912 नंबर की बस आ जाएगी, 912 एंगस्ट्रॉम। अंडरस्टूड? अब अगर सिर्फ आपको ये याद है तो ये क्वेश्चन जो पहले आप 1.5 से 2 मिनट में सॉल्व करते थे और आपका बेशकीमती वक्त बर्बाद होता था, पैनिक क्रिएट करता था, अब इस क्वेश्चन को आपके सामने मैं 10-10 15-15 सेकंड में सॉल्व करने वाला हूं, वो भी शायद पेन उठाए बिना। और जरूरत पड़े तो ज्यादा से ज्यादा 15-20 सेकंड और लग सकते हैं अगर आप पेन उठाते हैं तो। मैक्सिमम 15 से 30 सेकंड के अंदर आप भी इसको सॉल्व कर लेंगे। रेडी है इस मैजिक के लिए? शुरू करते हैं। नाउ सबसे बड़े मैजिक की बारी है, जो सबसे मुश्किल कैलकुलेशन अब आपके लिए सबसे ज्यादा आसान होने वाला है। चलिए देखते हैं कैसे। तो आपके सामने ये है मैजिक। तो लैम्डा इज इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम, 912 नंबर की बस, और ब्रैकेट में जो भी है उसका इनवर्स लेना है आपको। क्यों? क्योंकि 1 अपॉन लैम्डा के लिए इनवर्स नहीं था। तो ध्यान रखिएगा एक्सप्रेशन का। शुरू करते हैं। मैं आपके सामने अभी चंद क्वेश्चंस एक एक करके सॉल्व करने वाला हूं। शुरू करता हूं। तो मान लीजिए कि लाइमन सीरीज की बात करता हूं, तो लाइमन सीरीज का मतलब है एनएस, स्मॉल वाली वैल्यू 1 लेनी है, लार्ज वाली वैल्यू 2 3 4 इंफिनिटी तक आप कुछ भी लीजिए। तो मैं यहां पर एन की वैल्यू, एन स्मॉल की वैल्यू 1 ले लेता हूं और एन लार्ज की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूं। तो आप ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 1 अपॉन 1 स्क्वायर विच इज 1 माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर 1 अपॉन 4। तो 1 माइनस 1 बाई 4 इज 3 बाई 4, 3 बाई 4 का इनवर्स 4 बाई 3, 4 बाई 3 इंटू 912 नंबर की बस। देख करके क्या ऑप्शन आप सीधा टिक करोगे या कैलकुलेट करोगे बेटा जी? आपको पता है कि नीट के अंदर ऑप्शंस में काफी गैप होते हैं, तो इतनी समझदारी अगर लगा दिया बेटा तो आपके लिए ये बाएं हाथ का खेल होगा। आगे चलें बेटा। अगला केस मैंने यहां पर n इज इक्वल ns इज इक्वल टू 1 और nl इज इक्वल टू इंफिनिटी ले लिया। तो बेटा ये केस तो 912 नंबर की बस वाली है, सीधे सीधे 912। अच्छा बेटा अगर मैं n स्मॉल की वैल्यू 2 और nl की वैल्यू 3 ले लेता हूं
तो 1/4 माइनस 1/9, तो 1/4 माइनस 1/9 कितना हो जाएगा? 1/4 माइनस 1/9 एंड दैट इज 9 माइनस 4, 5 ऊपर नीचे 36। तो उसका इन्वर्स करना है, 36/5, 35/5 इज 7, 7 टाइम्स 912 से थोड़ा सा ज्यादा। जो ऑप्शन आपके क्लोजेस्ट दिखे मार्क कीजिए। गलती से कभी अगर ऑप्शंस में पास पास वैल्यू दी हुई हो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए। सिर्फ उस केस में आपको 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, वरना आप मेंटली क्वेश्चन को सॉल्व करके निकल जाएंगे। निकल जाएंगे ना बेटा? आगे चलें। तो बेटा आप सबको पता है कि लाइमन सीरीज के अंदर ns की वैल्यू 1 होनी चाहिए, n लार्जर की वैल्यू कोई भी हो सकती है। और बेटा अगर मैं n इज इक्वल टू 2 और 1 को इन्वॉल्व कर रहा हूं तो एनर्जी कम से कम होगा तो वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगा। अगर n इंफिनिटी वाला n l के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, तो उस केस में लैम्डा शॉर्टेस्ट वाला आएगा बेटा। और बाल्मर सीरीज के अंदर बेटा विजिबल रीजन होता है, लाइमन सीरीज में यूवी रीजन होता है। और बाल्मर सीरीज के अंदर विजिबल रीजन के अंदर n स्मॉलर की वैल्यू 2 होगी और n लार्जर की वैल्यू तो 2 से बड़ी ही होगी, क्योंकि लार्जर लेना है। तो आप लार्जर वाले केस को याद ना रखें, सिर्फ स्मॉलर के टर्म में लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री ये सीरीज डिफाइन किए गए हैं। तो ये सीक्वेंस आप याद कर लेंगे। क्या हम आगे चल सकते हैं? अगला मैजिक रेडी है? तो नेक्स्ट स्टेप बेटा, वेल बेटा E1 E2 इन सब की एनर्जी वैसे तो मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चों को याद रहती है, ये आपको याद होने चाहिए। आजकल फैशन में है इस तरह के क्वेश्चन कि एनर्जी की वैल्यू दे देंगे, बोलेंगे बताओ फला से चिला कौन से लेवल से कौन से लेवल में जंप कर रहा है। तो अगर आपको सबकी एनर्जी याद है तो ये काम जहां आप 1 से 1.5 मिनट में कर पाते, उसी काम को आप 15 से 20 सेकंड में कर जाएंगे। एग्जाम्पल देता हूं बेटा, शुरू करते हैं। जैसे आपको पता है E1 -13.6 EV होता है, तो और बेटा n इज इक्वल टू 2 में -3.4 EV होता है ना? तो बेटा इस केस में अगर 2 और 1 के बीच में अगर एनर्जी एक्सचेंज इन्वॉल्व है तो 13.6 माइनस 3.4 इज 10.2 EV। तो ये वाला याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, मैंने रेड वाला जो मार्क करके दिया है सिर्फ उसको याद रखना है। तो बेटा अगर मान लीजिए किसी ने बोला कि 3 से 1 में जंप कर रहा है, तो पहले वाले में E1 में कितना है 13.6 और E3 में कितना है 1.51। तो 13.6 माइनस 1.51 विल गिव यू 12.1। तो सीधा सीधा देते हैं 12.1 इन्वॉल्व है, 12.75 EV इन्वॉल्व है, तो कहां से कहां जंप कर रहे हैं। तो आप इस तरह के केसेस को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये वाला डेटा अच्छी तरह से आपके दिमाग में लॉक्ड है। प्लीज डू इट, इट विल सेव योर वैल्यूबल टाइम एंड विल सेव योर मार्क्स फ्रॉम गेटिंग लॉस्ट अननेसेसरीली। आगे चलें बेटा, अगला पढ़ाओ बेटा। लाइमन शॉर्टेस्ट जो है वो 912 नंबर की, बस यूवी रीजन ये सबको याद है। और यहां पर n स्मॉलर 1 और n लार्जर इंफिनिटी है। और लॉन्गेस्ट लाइमन का जो है बेटा उसको 4/3 से मल्टीप्लाई करना अब भी सिखाया था। देखिए मैंने आपके लिए यहां पर लिख करके रख दिया है, तो आप ध्यान से घर पर इस तरह के क्वेश्चंस फटाफट निकाल करके सॉल्व कीजिए प्रीवियस ईयर्स के, और देखिए कैसे चुटकियों में सॉल्व कर रहे हैं आप सारे क्वेश्चंस को। आपको बहुत मजा आ जाएगा और बहुत कॉन्फिडेंट होंगे आप। आगे चलें बेटा। बेटा कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं जहां पर हमें वेवलेंथ पता होता है और एनर्जी को ईवी में निकालना होता है, या एनर्जी ईवी में दिया होता है और वेवलेंथ निकालना होता है एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम में तो आपको सिखाया था राम लखन वाली बात, 1 2 का 4 4 2 का 1 1 2 4 डबल 0 एंगस्ट्रॉम अपॉन एनर्जी इन ईवी। डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना है। तो देखिए कैसे ये फॉर्मूला यूज होता है बेटा। जैसे आपने 1 2 4 डबल 0 अपॉन 13.6 EV, तो E नहीं लिखना है क्योंकि E ऑलरेडी एक्सप्रेशन में है। HC अपॉन E की वैल्यू होती है 1 2 4 डबल 0 एंगस्ट्रॉम। HC अपॉन E की वैल्यू है 1 2 4 डबल 0 एंगस्ट्रॉम, रिमेंबर। ऑलराइट, तो अपॉन 13.6 करेंगे तो वो 912 नंबर की बस आपको देता है। आप याद रखेंगे इस बात को, है ना? ऑलराइट, नाउ अब बेटा
टोटल एनर्जी जो है वो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स दी टोटल एनर्जी के बराबर होगा। लोग इस कैटेगरी को भी कभी कभी क्वेश्चंस के लिए यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बेटा, बेटा आपको ये बात तो याद है ना कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है, इट कैन बी एनीथिंग, बट काइनेटिक एनर्जी रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। तो लोग इस कैटेगरी का भी इस्तेमाल कुछ कुछ कंटेम्प्रेरी क्वेश्चंस में करना शुरू कर चुके हैं, सो यू नीड टू बी वॉचफुल ऑन दिस। तो बेटा अगले एनर्जी के लिए रेडी है ना? ऑल राइट, नेक्स्ट केस है बेटा, अगर एक इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अबाउट, तो फिर एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ बनता है और एक सर्क्यूमफेरेंस होता है, दोनों आपस में कोरिलेटेड है बेटा। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इस हिसाब से आएगा, और एनसीईआरटी कहता है कि इसका जो सर्क्यूमफेरेंस होगा 2 पाई आर एन इज इक्वल टू एन लैम्डा होगा। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में लैम्डा के बराबर उसका सर्क्यूमफेरेंस होगा, सेकेंड ऑर्बिट में 2 टाइम्स लैम्डा के बराबर होगा। और ये बात बोथ सेकेंड पोस्टुलेट एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई के साथ ये सिंक्रोनाइज्ड है, यानी कि ये दोनों चीजें इंटरडिपेंडेंट हैं, ध्यान रखेंगे। और एनसीईआरटी ने एक पिक्चर के जरिए भी इस बात को आपको समझाया है। आगे चलें बेटा हम लोग, नेक्स्ट केस बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जब फला से चिला में जंप करता है, जैसे मान लीजिए कि 3 से 1 में जंप किया, तो लार्ज की वैल्यू 3, स्मॉल की वैल्यू 1 लेनी है। तो 3 माइनस 1, और यहां पर 3 माइनस 1, और देखिए बाद में प्लस 1, तो ये डिवाइडेड बाय 2, तो 3 माइनस 1 इज 2, एंड 3 माइनस 1 प्लस 1 गिव्स यू 3, तो 2 इंटू 3 अपॉन 2, एंड दैट इज 3। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, आई होप आप कर सकेंगे। अगले स्टेप पर चले बेटा, देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा है। देखिए इसके पहले मैंने जो कुछ भी सिखाया वो टॉपिक लगभग सब लोग सिखाते हैं, और वो जो टॉपिक्स मैंने कवर किए बेटा, बस आपको उसी को कैसे एफिशिएंटली मिनिमम टाइम में हैंडल कर सकते हैं, चालाकी के साथ, मैजिक के साथ, वो सिखाया। बस इतना ही छोटा सा एक डिफरेंस था बेटा। लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं वो अगले 20 साल में आने वाले नीट के क्वेश्चंस भी इस पेज पर कवर हो रहे हैं। अगले मैजिक को अनवाइंड कर रहा हूं, रेडी हैं? चलें आगे। ओके, केस नंबर 1 बेटा, ये वीएन का फॉर्मूला सबको याद है ना, स्टार फॉर्मूला। ये दूसरा वाला फॉर्मूला ये सबको याद है। अब इससे नए नए रेसिपी बनाएंगे। चलिए सबसे पहले एक छोटी सी रेसिपी बनाते हैं। आर एन याद है सबको ना? अगला टी एन, तो बेटा टाइम पीरियड टेकन इन nth ऑर्बिट बाय एन इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, तो 2 पाई आर एन सर्क्यूमफेरेंस अपॉन वी एन, तो सर्क्यूमफेरेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम हो जाएगा। बेटा जी इसको आप आर एन का फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, वी एन का सिर्फ याद है काफी है। चालाकी देखिए, आप ऊपर में एम वी एन मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे भी एम वी एन मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बेटा ऊपर में 2 पाई एम वी एन आर एन आ जाएगा, और एम वी एन आर एन की जगह पे एन एच अपॉन 2 पाई लगा दीजिए, तो और नीचे एम वी एन स्क्वायर, और सिर्फ आपको वी एन याद है तो डायरेक्ट रख करके आप डायरेक्ट इसके इस फॉर्मूले पर पहुंच सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। और हाँ, अगर सिर्फ एन और जेड को डील करना हो तो आपको वी एन याद है और आपको आर एन पता है, तो आप सिर्फ इस पार्ट पर और इस पार्ट पर अगर आप वर्क करते हैं तो आपका आंसर बहुत क्विकली आ जाएगा बेटा। तो इस तरह से आप अपने टाइम को बचाते हुए सिर्फ जरूरत की चीजों पर आप अटैक करें, आप सेकंड्स में हैंडल करना सीख जाएंगे क्वेश्चंस को। अगर आपको इसमें फिर भी दिक्कत आए तो कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस कैटेगरी में जितने मैजिकल क्वेश्चंस को हैंडल करना सिखा सकता हूं उतना मैं नीट के पहले आपको सिखा दूं। चलें आगे बेटा, अगला केस न्यू एन फ्रीक्वेंसी,
तो 1/Tn हो जाएगा, उसी का उल्टा है। लेकिन बेटा अगर ये चीजें एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लिए जाए, इनके फॉर्मूले या इनकी वैल्यूज, तो बेटा वहां पर सचमुच में बच्चों को कैलकुलेट करने में काफी प्रॉब्लम हो सकती है, काफी टाइम लग सकता है। तो अगर आपको वीएन याद है तो वही आपका हैरी पॉटर का मैजिक वॉन्ड की तरह काम करेगा, तुरंत चुटकियों में आपसे वो काम करवा लेगा बेटा। और हाँ, आपको टीएन ग्राउंड स्टेट में कितना टाइम लगता है एक इलेक्ट्रॉन को 1.51 इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड। देखो ना बेटा, 15 + 1 16 डेटा लॉक हुआ दिमाग में, और बेटा 151 की जगह 656 आ गया, और यहां पर 15 वाला 15 आ गया, 10⁻15। दोनों डेटा काफी सिमेट्री में है, जिनको याद किया जा सकता है, दिमाग में डेटा को लॉक किया जा सकता है। और यू नीड दिस, ऐसे क्वेश्चंस पास्ट में वाकई में पूछे गए हैं। आगे चलें बेटा। नाउ अगला केस बेटा आई एन, तो आपको पता है कि Q/T इज इक्वल टू करेंट होता है, तो Q की जगह पे E लेना है और TN लेना है आपको। TN की जगह पे 2πRN/VN अभी सिखाया था, तो उससे हमारा ये केस आ जाएगा। अगला केस BN, तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अबाउट, तो इस लाइक करंट कैरिंग लूप की तरह लेंगे, और उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके अबाउट। एंड B इज इक्वल टू, आपने सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के केस में पढ़ा हुआ, μ0I/2R। तो μ0IN/2RN, इसके बेसिस पर ये केस हैंडल होगा। मैंने रैंकर केस लिखा हुआ है। देखिए बेटा, अगर इस तरह के क्वेश्चन आ गए और बच्चे अगर नॉर्मल वे में सॉल्व करें तो 1-1.5 पन्ने से नीचे तो कोई बात करेगा ही नहीं। लेकिन आपको चूंकि वीएन हैरी पॉटर का मैजिक वॉन्ड आपके पास है, तो ये वाले क्वेश्चंस भी आप 2 से 3 स्टेप में निकाल लेंगे, तो जो रेयर बच्चे कर पाएंगे आप वो भी कर जाएंगे क्वेश्चन बेटा इस मैजिक वॉन्ड के जरिए। आगे चलें। अगला केस Fn, तो बेटा mVn² हमने सीखा था ना, तो Vn आपको याद है, तो उसका भी इस्तेमाल करके यहां पर आप Fn का केस निकाल सकते हैं बेटा। आगे अगला केस जायरोमैग्नेटिक रेशियो आपको याद है, μn मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन Ln इज इक्वल टू E/2m आता था। आपने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट चैप्टर में ये पढ़ा हुआ है। तो बेटा उसका अगर मैं इस्तेमाल करता हूं यहां पर, तो इस केस में आपको बेटा Ln एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू nh/2π होती है, तो Ln की वैल्यू को उठा करके आप यहां पर nh/2π ऊपर भेज दिया। तो ऐसा करने पर आपके पास में μn की जो वैल्यू आएगी बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n आ जाएगा, और आप फॉर्मूला चाहे तो निकाल सकते हैं इस मेथड से डायरेक्टली। तो चलिए हम अगले पड़ाव पर चलते हैं, हमारा आखिरी पड़ाव, और वो है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। बेटा इसमें कुछ फॉर्मूले आपको सचमुच में याद करने पड़ेंगे, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में इससे भी क्वेश्चंस आते हैं बेटा। बेटा जी आपको इसमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर सेटअप का डायग्राम रखा है आपके लिए। तो यहाँ पर एक लेड बॉक्स होता है जिसके अंदर पोलोनियम को हम रख देते हैं, और वहां से अल्फा पार्टिकल बाहर निकल करके आते हैं। अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं बेटा, तो इसीलिए मैंने 2 पॉजिटिव चार्ज यहां पर दिखाए हैं और 2 न्यूट्रल बॉडीज दिखाए हैं मैंने। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। अब बेटा जब ये अल्फा पार्टिकल गोल्ड के फॉइल से जाता है, गोल्ड का फॉइल हम क्यों लेते हैं, क्योंकि उसको हम हाईली डक्टाइल एंड मेलिएबल, तो बहुत थिन फॉइल बना सकते हैं, फ्यू एटॉमिक लेयर के थिकनेस का। बेटा इस एक्सपेरिमेंट को रदरफोर्ड के सजेशन पे गीगर एंड मार्सडेन ने परफॉर्म किया था। तो एग्जाम में कभी कभी रदरफोर्ड वर्ड की जगह पे गीगर एंड मार्सडेन लिखा हुआ हो सकता है, डोंट बी सरप्राइज्ड। ऑलराइट बेटा, तो गोल्ड के जो फॉइल है, थिन फॉइल, उससे जब ये अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, तो उस जमाने में प्लम पडिंग मॉडल होता था, तो सब लोग सोचते थे कि सीधे निकल जाएंगे सारे पार्टिकल, क्योंकि तोड़ते फोड़ते हुए अल्फा पार्टिकल्स जो है वो थिन प्लम पडिंग मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्जेस वो तो बिखरे हुए हैं, तो उसको तोड़ता हुआ आराम से निकल जाएगा अल्फा पार्टिकल। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, देखा गया कि ज्यादातर पार्टिकल तो सीधे निकल गए। डिटेक्टर जो है बेटा, ये जो आप यहाँ पर डिटेक्टर देख रहे हैं, इस डिटेक्टर को इस सर्कुलर माउंट के ऊपर हम घुमा सकते हैं जिधर भी चाहें। तो अलग अलग एंगल पे इनको टेस्ट किया गया बेटा, तो देखा गया कि यहां पर जब हम रख रहे हैं बिल्कुल सीधा तो मैक्सिमम आ जा रहे हैं, लेकिन जब इसको 90 डिग्री पे लाया गया तब भी देखा गया कुछ पार्टिकल मिल रहे हैं।
और मजे की बात थी, सर्कुलर माउंट को जब घुमाया गया तो देखा गया कि रिटर्न होके आने वाले भी पार्टिकल मौजूद थे 180 डिग्री पर भी। और इसके बेसिस पे उस जमाने में न्यूक्लियस के साइज को भी रफली एस्टिमेट कर लिया गया था, क्योंकि डार्ट बोर्ड पे जैसे आप हिट करते हैं तो बिल्कुल सेंटर पे न्यूक्लियस पे कितने पार्टिकल हिट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी एक निकल करके आती है। तो कितने पार्टिकल सीधे चले गए, कितने पार्टिकल वापस आए, इसके बेसिस पे न्यूक्लियस का रफ साइज का एस्टिमेशन भी इस जमाने में किया गया था। आपको एक छोटी बात पता होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस में ये भी बना करके आपको एंट्रेंस एग्जाम में दिया जा सकता है। ऑलराइट, सो सबसे पहले इसमें आता है बेटा इंपैक्ट पैरामीटर। इसको हम बी से डिनोट करेंगे। देखिए बेटा, इसको बहुत ही इजीली आप अगर समझना चाहते हैं तो मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस वाला ये लाइन है, और मान लीजिए कि अल्फा पार्टिकल इस तरफ जा रहा है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड द लाइन ऑफ द nucleus, that means the shortest distance of the velocity vector from nucleus, this is called impact parameter। और इसकी वैल्यू आपको याद करनी होती है। तो ये वैल्यू याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मैं कोशिश करता हूं अगर आपको मैं इसको याद करवा सकूं तो। बेटा, आपको पता है कि एनर्जी इज इक्वल टू के 1/4 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर वाला फॉर्म होता है। आर की जगह पे आपको बी रखना है बेटा, और बी इधर और ई को इस तरफ कर दीजिए। तो देखिए बी यहां पर और ई इधर आ गया। सिर्फ आपको एक cot θ/2 एक्स्ट्रा याद रखना पड़ेगा बेटा। ये तो काम छोटा सा कर लेंगे ना, आगे चलें। नेक्स्ट बेटा, रिलेशन बिटवीन द पार्टिकल डिटेक्टेड वर्सेस स्कैटरिंग एंगल। तो बेटा यहां पर एक फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको बेटा। तो जैसे तैसे ये फॉर्मूला भी आपको मैं लर्न करवा दूंगा, कोशिश करें क्या बेटा। देखिए मैंने ऐसा क्यों बोला जैसे तैसे, तो आप जरा ध्यान से देखिए। जेड, एस फॉर साइन एंड देन ई। ऑलराइट, तो जेड अपॉन साइन स्क्वेयर। अच्छा, यहां पे स्क्वेयर और यहां पे θ/2 लिया है मैंने। ध्यान से देखिए आप यहां पर, जेड अपॉन ई साइन स्क्वायर θ/2 और उसका होल स्क्वायर लिया है यहां पर मैंने। अदरवाइज आप लिखेंगे इसको जेड स्क्वायर अपॉन साइन 4θ/2 ई स्क्वायर। ऐसे आप लर्न करें या इस तरह से लर्न करें, दोनों में से कोई भी एक तरीका चलेगा। तो बेटा यहां पर जो रिजल्ट आता है हमारा, यहां से हम मेन बात एक्सट्रैक्ट करते हैं, n theta is directly proportional to cosec to the power 4 θ/2। तो जब थीटा की वैल्यू अगर हम जीरो लेते हैं तो उस केस में बेटा n will tend to infinity। आपको पता है ना, साइन जीरो जीरो होता है, तो cosec जीरो 1/0 दैट इज इंफिनिटी। इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल जितने भी आ रहे थे अल्फा पार्टिकल, लगभग सारे सीधे चले जा रहे थे। तो थीटा की वैल्यू चेंज करने पे देखा गया कि थीटा की वैल्यू पाई लेने पर cosec to the power 4 θ/2 आ रहा है। और आपको पता है sin θ/2 sin π/2 1 होता है, तो 1/1 to the power 4 1 ही आएगा। और ये मिनिमम वैल्यू होगी cosec θ/2 की, और इसीलिए मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो बाउंस बैक करके 180 डिग्री पे जा रहे थे। और नंबर ऑफ पार्टिकल के प्रोपोर्शन के बेसिस पर साइज ऑफ द एटम वर्सेस साइज ऑफ द न्यूक्लियस को डिसाइड किया गया। आई होप यू अंडरस्टूड बेटा। नेक्स्ट बेटा, आखिरी केस है बेटा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बेटा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में एक अल्फा पार्टिकल जा रहा है, उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। मान लीजिए वो न्यूक्लियस के पास बैंग ऑन जा रहा है, तो जब वो न्यूक्लियस के पास पहुंचेगा तो न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो सारी काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन लिख दिया। यहां पर आर नॉट जो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, तो आर नॉट को एक तरफ कर दीजिए, बाकी एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा एंड यू कम टू द रिजल्ट। बेटा आई होप आप एटम्स चैप्टर में अब कॉन्फिडेंट हैं और आप 2 क्वेश्चन फिजिक्स के और 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन एग्जाम में चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर लेंगे बेटा। With this, we come to the end of Atoms chapter. Bye.